हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों के पास जो क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, तो इसमें अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट के टोटल 8 क्वेश्चन देखे थे और कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैट के जो क्वेश्चन है उसके हम अगला सीरीज को लेकर के चलते हैं, जो कि 9 नंबर से होगा। क्या है देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपको परिभाषित करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है, अगर आपके पास 2 चार्ज हो जाए, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, अगर 2 चार्ज को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाए तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। अब क्या है, अगर इस दोनों में से कोई भी एक चार्ज हम लोग ले लेते हैं, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं, तो इस दोनों के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या है देखिए, डाइपोल के किसी भी एक आवेश, मतलब या तो प्लस या माइनस, ठीक है, के परिमाण का मतलब है प्लस माइनस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, मॉड में ले लेंगे। ठीक है, आवेश के परिमाण एवं डाइपोल की लंबाई, जो डाइपोल आपके पास बना है उसकी लंबाई के गुणनफल को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? P से सूचित करते हैं। यदि AB एक डाइपोल है, जो अभी हमने बनाया, ये AB एक डाइपोल हम लोग ले लेते हैं। यदि आपके पास AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, एवं इसके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग 2L ले लेते हैं। ठीक है, अगर बीच की दूरी 2L है तो डाइपोल मोमेंट को जब हम लोग दिखाएंगे, P इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्यू इंटू 2L, यानी कि दोनों आवेश में से कोई भी एक आवेश प्लस या माइनस वाला, और 2L यानी कि डाइपोल का लंबाई को, इस दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर SI यूनिट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके पास चार्ज है। चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज करते हैं और लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं। तो इसका जो SI यूनिट हो जाता है, ये आपका कूलम मीटर हो जाता है। ठीक है, अगर इसका DF का मतलब या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो ये चार्ज से मिलके बना, और चार्ज का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है IT। ठीक है, और बाद में बच गया आपका लंबाई के लिए हो जाता है L। तो फाइनली आपका इसका डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है वो रहता है I इंटू T इंटू L, यानी कि ITL आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है आपका क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत देखिए क्या बोलता है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ा है। फिर हमने कूलम का नियम भी पढ़ा है। फिर हम लोग ये भी जान रहे हैं कि चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन जब चार्ज आपका स्थानांतरित होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या होगा, कितना चार्ज जाएगा? तो जो भी चार्ज जाएगा वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि कंप्लीट रूप से कट जाएगा जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो क्या बोला जा रहा है देखिए, इसके बारे में बोला जा रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जितना आवेश स्थानांतरित हुआ है उसका जो मात्रा होता है, एकांक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो आवेश होता है उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कीजिएगा उसको, तो वो पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं।
यदि हम लोग स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या n ले लें कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा कुल आवेश की मात्रा को q से दिखाएं, तथा नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का आवेश या कुल आवेश को हम लोग q से दिखाते हैं, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि क्वांटीकरण के सिद्धांत से q का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, ये हो जाता है प्लस माइनस एन ई, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई हो जाता है, जहां एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है और ई आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दिखाता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर। अब चार्ज का बात आ गया है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो आवेश का जो मात्रक होता है ये तीन तरह का मात्रक होता है, एक होता है एसआई मात्रक जो कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। सीजीएस मात्रक भी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है ये होता है आपका स्टेट कूलम, ये क्या होता है आपका स्टेट कूलम होता है, जिसको हम लोग एससी से दिखाते हैं स्टेट कूलम को। ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग एमकेएस मात्रक बोलते हैं। तो एमकेएस यूनिट जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएमयू कहते हैं। ठीक है। और ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है ये होता है आपका एब्सोल्यूट कूलम, ये होता है आपका एबीसी से दिखाते हैं एब्सोल्यूट कूलम, इसका मात्रक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वांटीकरण का सिद्धांत समझ गए और कितना तरह का इसका यूनिट होता है सारा चीज हम लोग समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, देखिए विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। ठीक है। हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है यह है आपका विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करना है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोला जाता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कहीं चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से बहुत सारा लाइंस ऑफ फोर्स गुजरता है, यानी कि यहाँ से निकलता है, चार्ज के पास से बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरता है। अगर यहाँ पर कोई बंद सतह यूज कर दिया जाए तो इस बंद सतह से होकर के जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो वही चीज बोला गया है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को क्या कहा जाता है, विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं किसको, विद्युत बल रेखा की संख्या जो कि बंद सतह से होकर के गुजरेगा। क्लियर ना। नेक्स्ट क्या देखिए, अगर इसका हम लोग बात करें कि किससे सूचित करते हैं तो इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं। फाई, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। एक गणितीय रूप में भी इसको दिखा सकते हैं। गणितीय रूप का मतलब हो गया कि कुछ एक्सप्रेशन में भी इसको दिखाया जा सकता है। तो गणितीय रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं। वेक्टर फॉर्म रहेगा तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देंगे। ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश को हम लोग ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक है। इसका बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ई और ए, ई और ए इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया आपका, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश का जो बिंदु गुणनफल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर।
अब इसका एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, तो देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे हुए हैं कि विद्युत फ्लक्स को जो हम लोग अगर कैलकुलेशन के तौर पर बात करें तो फ्लक्स जो होता है ये किससे किससे मिलके बना है, तो ये फ्लक्स बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट का हम लोग और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो आपका क्या बदलता है, कॉस थीटा में बदल जाता है। अब इसके बारे में एसआई यूनिट इसका बताया जा रहा है कितना हो रहा है, तो देखिए अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का बात करें तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली देखा जाए तो न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर और पर कूलम, तो यही चीज यहां पर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है इसका क्या है, एसआई मात्रक होता है। क्लियर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ न्यूटन है पहले, तो न्यूटन के लिए हम लोग लेते हैं ML_2 जो कि यहाँ पर लिया गया है। अब मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब एक प्रकार का लंबाई है, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए लंबाई लेंगे तो ये हो जाएगा L² हो जाएगा, ठीक है। अब है आपके पास क्या, आवेश, यानी सी का मतलब आवेश, तो ये नहीं होगा, सी का मतलब रहता है आवेश, आवेश के लिए होता है IT और IT का पावर क्या है, -1, IT का पावर क्या है, -1। तो फाइनली अगर देखा जाए तो अब आपके पास क्या बच रहा है, देखिए एक तो यहाँ L था और यहाँ L² हो गया, तो L² और L मिलके क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। तो देखिए M तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, L यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कुल मिला कितना हो गया, 3 हो गया। टाइम का बात करें यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो टाइम का कितना हो गया, -3 हो गया। और I का बात करें तो I का वैल्यू कितना है, I का पावर है आपका -1, क्यों, क्योंकि आपका देखिए IT का पावर -1 है, तो I का पावर -1 और T का पावर -1। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आपके पास जो यूनिट बच गया ML3 T-3 और I-1 जो कि यहाँ है ML3 T-3 और I-1, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। यहाँ T-3 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा जिस समय हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी समय एडिट कर लीजिएगा, कुछ PDF में थोड़ा सा गलती आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गॉस के प्रमेय को लिखें। हम लोग चलते हैं, गॉस के प्रमेय को लिखना है आपको, ठीक है। चलिए गॉस का प्रमेय देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए गॉस का प्रमेय जो है ना बताया गया है बंद सतह के लिए, गॉस का प्रमेय जो दिखाया गया है वो दिखाया है बंद सतह के लिए। अगर हम लोग क्या करें, कुछ आवेश को बंद सतह के अंदर रख दें, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आवेश है Q और इसको हम लोग बंद सतह में रख दें, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि विद्युत बल रेखा निकलेगा और वो क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो अब इसमें जितना भी विद्युत बल रेखा निकल रहा है वो बंद सतह के लिए है, ठीक है। मतलब ये टोटल अगर बंद सतह से विद्युत बल रेखा निकलता तो ये क्या बना देगा, फ्लक्स बनाएगा। और ये फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, तो ये अंदर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इंटरनल चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका इंटरनल चार्ज। और नीचे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को इस तरह दिखाते, देखिए क्या बोला है कि गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए लागू होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के कुल आवेश, कुल आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आंतरिक आवेश जो भी है QINT है का 1/ε0, दैट मीन्स Q इंटरनल बाय ε0, ये होता है टोटल फ्लक्स। दैट मीन्स फाई इक्वल टू हो गया Q इंटरनल बाय ε0। क्लियर। तो ये हो गया आपका गॉस का प्रमेय।
क्लियर ना। क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विद्युतीय विभव क्या है। विद्युतीय विभव, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। आप लोग साइड से लिखते भी जाइएगा, विद्युत विभव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कह रहे हैं। क्या है देखिए, बोला जा रहा है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहां आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाया जाता है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाया जाता है, तो लाने के क्रम में एक वर्क होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत पोटेंशियल बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या बना देखिए, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है, तो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव जो होगा ये क्या होगा, तो विद्युत विभव हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्योंकि कार्य करना पड़ेगा, लाने में किया गया कार्य, और किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो नीचे में क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, एकांक धनावेश हो जाएगा, एकांक धनावेश हो जाएगा। तो आपके पास V इक्वल टू, यानी पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, W/Q0 हो गया। क्लियर। अगर आपसे पूछ जाएगा कि इसका यूनिट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यूनिट जो वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और नीचे आपका चार्ज है, चार्ज के लिए क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल यानी ऊपर में हो गया जूल, नीचे में हो गया कूलम, तो ये क्या हो गया, जूल पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर, जूल पर कूलम हो जाएगा। और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं। क्लियर ना, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पर भी हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो देखिए अगर जूल का बात करें हम लोग, जूल, तो जूल वर्क का यूनिट होता है और वर्क का डायमेंशन होता है mL2T-2। ये जूल होगा, जूल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और कूलम, कूलम के लिए हम लोग लिखते हैं I/T, और उसका पावर क्या है, -1। दैट मीन्स ये हो गया आपका mL2T-2 I-1 और T-1। तो फाइनली देखिए ये m हो गया, यहाँ L2 है तो ये L2 होगा, और T देखिए -2 और -1 क्या हो गया, T का पावर -3 और ये I का पावर क्या हो गया, -1। तो आपके पास निकल गया mL2T-3 I-1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, मतलब विमीय सूत्र हो गया। क्लियर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अंतिम तक देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जितना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ये गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आप अगर नहीं भी रटते हैं तो इतना जरूर होगा कि एग्जाम में आप कुछ ना कुछ लिख करके आइएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कुछ नहीं जानते, ऐसा आपको फील नहीं होगा। अगर आपने कभी क्लास नहीं भी किया है तब भी आपको लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको जानकारी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समविभवी तल को परिभाषित करें। देखिए नाम से ही क्लियर है, समविभवी मतलब समान विभव। तो समान विभव क्या होता है, समान विभव का मतलब होता है हर जगह एक समान विभव होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पेन है, इस पर हम थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर देंगे तो ये चार्ज सिर्फ यहाँ नहीं, ये पूरे सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। और जब पूरे सरफेस पर चार्ज एक समान रूप से फैल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे समान विभव वाला तल होगा। तो वही चीज बोला गया है। देखिए क्या,
जब किसी सतह पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो इस प्रकार के सतह को हम लोग समविभवी तल हम लोग कहते हैं। ऐसे सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? समविभवी तल हम लोग कहेंगे, समविभवी सतह हम लोग कहेंगे। ठीक है, सभी आवेशित सतह समविभवी तल होता है। देखिए, अगर हम लोग आवेश देंगे तो 100% आवेश जो है हर जगह फैलेगा, अगर आपका धातु है तो इसलिए बोला जाएगा जितना भी आवेशित सतह है सबका सब क्या होता है? समविभवी होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग समविभवी तल के गुण। समविभवी तल जो होता है उसके जो भी गुण होता है वो हम लोग देखेंगे कि इसका कितना सारा गुण आपका होता है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं समविभवी तल के गुण पर। देखिए, समविभवी तल का सबसे पहला गुण क्या है कि जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे ना तो किया गया कार्य का मान 0 हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे आपको काम ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका समविभवी तल है, ये आपका समविभवी तल है, तो यहाँ का जो विभव होगा वही विभव, यानी यहाँ का अगर कहीं बात करें तो सारा विभव जो है वो सेम रहेगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4। अब मान लीजिए किसी आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ लेके गए, यहाँ से उठा करके यहाँ लेके गए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क बाय क्यू नॉट। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो अगर हम लोग वर्क का बात करेंगे तो ये क्या होगा? V इंटू क्यू। अब अगर यहां से उठा के यहां लेके जाएंगे तो यहाँ का विभव माइनस यहाँ का विभव, डेट मीन्स V2 माइनस V1, और दोनों सेम है, एक तरह से कह सकते हैं V2 माइनस V2 इक्वल टू 0, यानी विभव आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब आपका विभव 0 हो गया तो उसको कुछ भी आवेश से गुना करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि समविभवी तल में जब आप आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा समविभव तल पर हमेशा लंबवत होता है। अगर बात करें इस तल पर तो किसी भी स्थान पर बात करें तो विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन होगा तल के लंबवत होगा। तल के क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक है, तल के लंबवत होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लोग चार्ज दे देंगे तो ये चार्ज तो सब जगह फैलेगा। अब बात करें विद्युत बल रेखा तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। जो भी रेखा का बात करें वो क्या है? लंबवत है, हर जगह ये 90 डिग्री बना रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? तल के लंबवत होता है, यानी कि जितने भी रेखा होते हैं सबका सब क्या होते हैं? तल के लंबवत होते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? दो समविभव तल कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका देता है क्या दो समविभव तल एक दूसरे को काटते हैं? बिल्कुल नहीं। दो समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समविभव तल जो होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दर्शाता है। समविभव तल क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बात को भी ये दर्शाता है समविभवी तल। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए संधारित्र क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है संधारित्र क्या है। देखिए संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। ठीक है, दो टर्म है, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो होता है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है और इसका लिखावट है, तो वही चीज़ है क्या? अगर कैपेसिटर का बात बोले तो वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब फिजिकली हुआ। जैसे कोई कैपेसिटर, कोई सामान है, अब उसका क्या गुण है, तो उसका गुण चला जाएगा आपका धारिता में और वो सामान है वो आपका कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा आवेश को संग्रहित किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, ये इस तरह का भी एक कैपेसिटर आता है, बहुत टाइप का आपका कैपेसिटर आता है आपका, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर जो होता है ना, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है या कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आवेश को संग्रहित करता है, ठीक है। और इसी कारण से संधारित्र को हम लोग चार्ज स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर में हमेशा दो प्लेट होता है और दोनों प्लेट एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं दो प्लेट का, ऐसा कहें हम लोग, दो समांतर प्लेट का ऐसा संयोजन जिसमें एक को आवेश दिया जाता है तथा दूसरे को भूधृत का मतलब होता है अर्थ करना, EARTHED, अर्थ मतलब ग्राउंड करना, ग्राउंड किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। ये भी हम लोग परिभाषा इसका हम लोग दे सकते हैं संधारित्र का, ठीक है। और ये कई प्रकार का संधारित्र होता है, कई प्रकार का संधारित्र होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, गोलाकार गोलीय संधारित्र, बहुत तरह का होता है। लेकिन सारा चीज़ में आपका दो, जैसे गोलीय, अगर हम लोग सिलेंडर का बात करें तो दो सिलेंडर रहेगा, गोलीय का बात करें तो दो गोला रहेगा, एक पर चार्ज दिया जाएगा, दूसरा को क्या करेंगे? अर्थ करेंगे हम लोग। या कहें दो पैरेलल प्लेट को में से एक को क्या कर देंगे हम लोग? अर्थ कर देंगे और दूसरा को हम लोग चार्ज दे देंगे, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा। क्लियर? कैपेसिटर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संधारित्र के धारिता। देखिए अभी हम लोग बोले ना कि संधारित्र हो गया आपका क्या? कैपेसिटर। और इसकी धारिता मतलब, इसकी धारिता का मतलब क्या हो गया कि संधारित्र जो था उसका कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारिता बोलेंगे। तो किसी संधारित्र के द्वारा या किसी चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करना, देखिए किसी संधारित्र के द्वारा या किसी चालक के द्वारा आवेश को जो संग्रहित किया जाता है, इसी क्षमता को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसको C से सूचित करते हैं, ठीक है। और C बराबर क्या होता है? Q/V। C बराबर क्या होता है? Q/V, ठीक है। अगर इसका मान लीजिए यूनिट का बात करेंगे तो आवेश एवं विद्युत विभव के अनुपात को भी हम लोग धारिता कहते हैं। देखिए ऊपर आवेश हो गया, नीचे क्या हो गया? विभव हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं आवेश एवं विद्युत विभव के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब अगर SI यूनिट पे हम लोग बात करें, SI यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में देखिए आपका क्या है? चार्ज है। तो चार्ज के लिए क्या होगा? कूलम। और नीचे में क्या है? पोटेंशियल यानी कि वोल्ट। तो ये क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट हो गया। और कूलम पर वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फैराड, ठीक है। लेकिन फैराड जो होता है एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके स्थान पर यहाँ माइक्रो ऐसे नहीं होता है, इस तरह से होता है μF, माइक्रो फैराड, ठीक है। नैनो फैराड में भी NF होता है, स्मॉल n और f होता है। नैनो फैराड, पिको फैराड, PF का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड की बात करें। अब हम लोग बात करें कि आखिर ये वैल्यू कितना होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक नैनो फैराड का वैल्यू कितना होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग एक नैनो फैराड, अगर पहले बात करें एक माइक्रो फैराड की, तो एक माइक्रो फैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। एक नैनो फैराड की बात करें हम लोग, ये होता है 10⁻⁹ फैराड। एक
पिको फैराड की बात करें हम लोग तो ये होता है 10⁻⁻12 फैराड। तो इस तरह से ये भी याद रखिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में देता है आपका। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग, देखिए एक फैराड किसे कहते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है फैराड को परिभाषित करना है। तो देखिए अगर बात करें फैराड का, तो फैराड को किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। तो देखिए फैराड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। अगर हम लोग फैराड की बात करें तो फैराड आया किससे था, तो फैराड आया था आपका Q/V से। यदि Q का वैल्यू 1 कूलम कर दें और V का वैल्यू 1 वोल्ट कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगा 1/1 फैराड, यानी कि 1 फैराड। ठीक है। तो इसी हिसाब से कहा जाता है कि अगर यदि किसी कैपेसिटर या चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर उसका विभव यदि 1 वोल्ट हो जाए, 1 कूलम का आवेश देने पर यदि विभव 1 वोल्ट हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड हो गया है, यानी कैपेसिटर का धारिता जो है वो क्या है 1 फैराड है, ये बात बोला जाता है। क्लियर। देखिए Q = 1 और पोटेंशियल का वैल्यू V = भी हम लोग 1 ले लेंगे। जब दोनों वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1/1 ये कूलम बाय वोल्ट, यानी 1 कूलम पर वोल्ट, यानी कि 1 फैराड ये आपका हो गया, 1 फैराड हो गया। और ये 1 फैराड हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 फैराड हम लोग कहेंगे, या सिर्फ फैराड हम लोग कहेंगे। दोस्तों थोड़ा सा PDF में कहीं कहीं एरर आ रहा है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है, तो हम लोग जो अभी सुधार रहे हैं पढ़ाते समय उसको ध्यान दीजिएगा और PDF में थोड़ा सा सुधार करते रहिएगा, क्या है नहीं है वो सारी चीज़ आप देखते रहिएगा। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका गोलीय चालक की धारिता की व्याख्या करें। अब है आपके पास गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, क्या है आपका गोलीय चालक की धारिता के बारे में पूछा जा रहा है कि गोलीय चालक की धारिता कितना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गोला बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये गोला बना लिए हम लोग और इस पर हम लोग चार्ज दे दिए Q। जैसे ही हम लोग चार्ज देते हैं ये चार्ज क्या होता है पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है। तो अगर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसका विद्युत बल रेखा क्या होगा, इस तरफ होगा, बहुत सारा रेखा होगा, बाहर की तरफ होगा आपका रेखा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए R त्रिज्या वाला एक खोखला गोला है जिसके ऊपर Q आवेश दिया जाता है, एक तो यह आवेश देने पर क्या होता है, यह आवेश जो है, यह आवेश एक समान रूप से पूरे सतह पर फैल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे समविभवी तल बोलते थे। यदि Q आवेश को गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जाए तो गोले के केंद्र से R दूरी पर विभव का फॉर्मूला आपका क्या था 1/4πε0 Q/R। ये विभव का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, C = क्या है Q/V। तो Q को आप रहने दीजिए और नीचे जो V है इसके जगह ये वैल्यू डालिए, तो 1/4πε0 Q/R। ये वाला Q आपका कैंसिल हो चुका है। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा, ये चला जाएगा पूरा का पूरा ऊपर, यानी 4πε0 × R। तो C का वैल्यू कितना हो गया 4πε0 × R। और इसी 4πε0 × R को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोलीय चालक की धारिता बोलते हैं। तो गोलीय चालक की धारिता कितना हो गया 4πε0 × R हो जाता है। यही आपका रिजल्ट हो जाता है, जिसमें आपका 4πε0 ये तो कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि धारिता जो है वो समानुपाती होता है किसका, त्रिज्या का समानुपाती होता है किसी चालक की धारिता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग आगे की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो इसको हम लोग देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है क्या, संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो बात आ रहा है। संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन समझना है और आपको क्या समझना है, समांतर क्रम को समझना है। तो देखिए क्या बोलता है श्रेणी क्रम, बोला जा रहा है क्या, दो या दो से अधिक, देखिए क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए हम लोग ये कैपेसिटर दिखा रहे हैं, अगर दो चार कैपेसिटर को एक साथ एक लाइन से दिखा दें हम लोग, तो ये श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। और इसमें क्या फंडा है कि इसमें जो है ना सब में चार्ज सेम रहेगा, जो चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें, लेकिन सारा का जो विभवांतर है ये क्या होगा, अलग अलग होगा। सारा का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए, बोला जा रहा है दो या दो से अधिक संधारित्र का एक ऐसा समूहन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सबका क्या होगा, आपका आवेश समान होगा लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसे समूहन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम समूहन हम लोग कहते हैं। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन हम लोग कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला निकलता है ये निकलता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से करके जितना कैपेसिटर दिया है उस तरह का ग्रुपिंग हम लोग दिखा देंगे। क्लियर, नेक्स्ट आपका है समांतर क्रम समूहन, जस्ट अपोजिट। अभी हम लोग क्या देखें कि आवेश एक समान हो, देखें हम लोग ना, आवेश एक समान हो तो अब क्या होगा, आवेश भिन्न भिन्न होगा। तो बोला क्या, दो या दो से अधिक संधारित्र का ऐसा समूहन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान हो, वहां आवेश समान था और यहाँ क्या होगा, विभवांतर समान होगा परंतु आवेश का मान भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम समूहन हम लोग कहते हैं। इसमें किस तरह से दिया जाएगा, तो इसमें इस तरह से रहेगा, देखिए ये आपका दोनों आपका समांतर क्रम में, उसी तरह से और जोड़ दें हम लोग, ये सबका सब क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो इस तरह का जो समूहन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम समूहन बोलेंगे। और इसमें जो है CP का वैल्यू यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग होता है, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं समांतर क्रम समूहन। क्लियर, तो ये हम लोग देख लिए क्या, समांतर क्रम समूहन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित करना है। देखिए आपके पास कोई चालक है, आपने इस पर आवेश दिया, जैसे ही आवेश दिया ये क्या हुआ, फैल गया। अब क्या होगा, अब आवेश दे रहे हैं तो ये क्या है, इसका अपोज कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कि पहले से चार्ज दे चुके थे, अब इस पे हम चार्ज नहीं जाने देंगे, तो मतलब विद्युत बल अपोज कर रहा है। तो इस विद्युत बल के अगेंस्ट में यानी कि इसके रिवर्स में हम लोग कहें क्या बोला, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, अनावेशित चालक है उसको आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या करेगा, ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं और चूंकि ये किया गया कार्य है तो ये हो जाता है आपका हाफ CV²। और चूंकि ये एक प्रकार का ऊर्जा है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा mL2T-2 हो जाएगा। और राशि की बात करें तो ये कैसा राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोला था वायुमंडल विद्युतः उदासीन नहीं होता है, इसका कारण बताएं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है।
क्या बोला जाता है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, वायुमंडल की बात करें हम लोग तो वायुमंडल में बहुत सारा पार्टिकल गैस के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। हालांकि इसको हम लोग N2 और O2 के रूप में लिखे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन गैस है? N2 है और O2 गैस पाया जाता है मुख्यतः। लेकिन इसके अलावा CO2 पाया जाता है, जलवाष्प पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और सल्फर इत्यादि के यौगिक, और साथ में धूलकण भी विद्यमान होते हैं। इतना सारा चीज वायुमंडल में विद्यमान होता है। अब क्या होता है, सूर्य के किरणों में धूलकण एवं यौगिक कण उपस्थित होते हैं। सूर्य के किरण में भी धूलकण एवं यौगिक के कण उपस्थित होते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित जो पहले से उपस्थित था, उसके धूलकणों को टकराकर, धूलकण से क्या होता है, टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है। जो पहले से आपके पास धूलकण वगैरह था, जो धूलकण था, यौगिक था, ये सब कण उपस्थित रहता है, ये क्या करता है, उससे टकरा करके उसको क्या करता है, आयनीकृत कर देता है। और आयनीकृत हो जाने के कारण ये उदासीन कभी नहीं हो सकता। इसमें कुछ न कुछ आपका क्या होगा कि आवेश रहेगा, यानी कि आयन रहेगा। इसी कारण बोला जाता है वायुमंडल उदासीन नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो 24 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला जाता है स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है? स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है? इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है? इनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, स्थिर विद्युत परिरक्षण का मतलब था कोई खास जगह को, कोई खास एरिया को, कोई खास क्षेत्रफल को सुरक्षित करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये स्थान है, इसको सुरक्षित करना ही आपका स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। देखिए, खुले आसमान के नीचे एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। जैसे बिजली का गिरना, हम लोग बोलते हैं बिजली गिरा, बिजली गिरता है तो उस समय क्या होता है कि कुछ पेड़ पर गिरता है, कभी कहीं गिरता है, कभी कहीं गिरता है। पेड़ पर गिरने के बाद क्या होता है, वो पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है। या अगर वही चीज़ अगर किसी के घर पर गिरे तो उसका घर जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये जो होता है, इस तरह से इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण करते हैं। जैसे बरसात के तूफान में जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय क्या होता है, खुले मैदान की अपेक्षा किसी बस या कार के अंदर रहना अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि कार या बस का आवरण जो है विद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। जब अगर मान लीजिए कार में, अगर कार के पास अगर गिरेगा भी तो वहाँ जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, पूरे कार के ऊपर फैल जाएगा, क्योंकि वो मेटालिक होता है और मेटल के ऊपर फैल जाएगा। अगर आप उसके कांटेक्ट में नहीं रहिएगा तो आपको किसी भी तरह का हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से जैसे कार का ये आवरण है, अगर आवेश आया भी इस पर तो ये पूरे क्या हो गया, इस तरह से फैल गया। यहाँ जो बैठा हुआ आदमी है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आदमी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी में आपका तरित चालक भी एक एग्जाम्पल होता है। जो हम लोग बड़े बड़े घरों में तरित चालक लगाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं उसमें तरित चालक लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में बिजली के प्रकोप से बचने के लिए तरित चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे बिल्डिंग के ऊपर बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता। जब उस पर बिजली गिरता है तो वो क्या होता है, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं अर्थ से रहता है, एक वायर जोड़ के उसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब वो वहाँ पे बिजली गिरता भी तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, अर्थ से होकर के जमीन में चला जाता है, यानी उस तार से होकर के जमीन में चला जाता है और किसी भी तरह का हादसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है,
बोला गया किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता सी जो होता है धारिता, संधारित्र की धारिता जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए का मतलब हो गया एरिया और डी का मतलब दोनों प्लेट के बीच का दूरी। तो देखिए क्या है, संधारित्र के चालक को, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अगर बड़ा हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा होगा धारिता का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। दोनों प्लेट के बीच में उपस्थित माध्यम की प्रकृति, उसके बीच में कैसा हम लोग माध्यम यूज कर रहे हैं। कभी हम लोग एयर यूज कर सकते हैं दोनों प्लेट के बीच में, हम लोग कपड़ा यूज कर सकते हैं, पेपर यूज कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, चालक की धारिता। साथ ही क्या होता है, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थित, अगर चालक के निकट कोई दूसरा चालक उपस्थित हो तो उस पर भी डिपेंड करता है उसकी धारिता क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर भी ये डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि डी है, क्योंकि संधारित्र जो बनता है वो दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी होता है, प्लेट के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके बीच का ये दूरी को हम लोग डी से दिखाते हैं। अगर ये दूरी को अगर हम लोग कम कर दे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और अगर दोनों प्लेट के बीच के दूरी को बढ़ा दे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन बातों पर किसी चालक की धारिता निर्भर करती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ एक जनरेटर होता है जो कि प्रोफेसर वान डी ग्राफ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इस जनरेटर में क्या होता है, हम लोग काफी अधिक मात्रा में चार्ज को स्टोर करते हैं। हम लोग ज्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बोला गया क्या, देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर यानी कि जनयंत्र में प्रयोग होने वाले बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है। देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर में जो है ना, ये इस तरह से करके बीच में बेल्ट लगाया था। ये बेल्ट जो है दोनों पुली को घुमाता है और यहाँ से हम लोग चार्ज देते हैं, यहाँ से होकर के हम लोग चार्ज देते हैं। अगर ये चार्ज इससे होकर के आगे बढ़ता है, अगर इस बेल्ट को धातु का प्रयोग किया जाता है और फिर बाद में जाके यही चार्ज जो होता है अट्रैक्ट होता है और एक बड़ा सा गोला पर जाके धीरे धीरे क्या होता है, ये फैल जाता है। तो अगर ये बेल्ट को हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं तो ये चार्ज इस बेल्ट पर ही घूमते रह जाता, इससे निकल करके ये बड़ा वाला चालक के ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बेल्ट यूज करते हैं वो हम लोग अचालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, वान डी ग्राफ जनयंत्र में आवेश का प्रवाह तीखे कोर से बेल्ट पर एवं पुनः बेल्ट से तीखे कोर पर होता है। अतः यदि बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का नहीं बना रहता तो आवेश का बहुत बड़ा मात्रा बेल्ट द्वारा अवशोषित कर ली जाती। अतः इस ह्रास से बचने के लिए एवं कम से कम लॉस होने के लिए हम लोग नायलॉन या विद्युत रोधी पदार्थ के बेल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं ताकि इससे आसानी से बचा जा सके। क्लियर। तो टोटल आपका 26 क्वेश्चन हो गया आज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखा था और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 26 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अगर इस दोनों वीडियो को आप अच्छा से देख लेते हैं तो आपको 100% एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, जो अभी ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा था। इससे पहले हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आया तब तक इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इतना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितना मैं ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में एक भी उससे बाहर नहीं रहेगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जो 23 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो जितना दिया जा रहा है कम से कम उतना आप जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।